23 मार्च 2012 को नासा के मिशन कंट्रोल ने खिला में मौजूद बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के अमले को रेडियो पैगाम भेजा। 6 मिनट के बाद इस रेडियो पैगाम ने एस्ट्रोनॉट्स में खौफ व हिरास फैला दिया। वो इस दौरान खलाई स्टेशन की सिमत भी नहीं बदल सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि जिस इलाके में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है वहाँ लातादाद माइक्रो मेटेओराइट्स मौजूद हैं, तो बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन यानी ISS इन मेटेओराइट्स से कैसे बच सकता है, जिनका वजन तकरीबन 380 कारों के बराबर है। ईंधन के बगैर और ज़मीन की मदद के बगैर ISS खला तक कैसे ले जाया गया, और जब ISS ज़मीन के दूसरी तरफ हो तो इससे राब्ता कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम, ज़फ़र इकबाल थिंद की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, 50 अरब डॉलर या 12,375 अरब रुपए की लागत से बनाया गया ISS खला में इंसानों को रखेगा। ये एक ऐसा घर है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इसमें 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स, एक ऑब्जर्वेशन डेक और 6 साइंस लैब्स हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मुख्तलिफ मॉड्यूल्स शामिल हैं, जिनमें से तमाम एयर टाइट टनल के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही ISS में कई जगह खाली पड़ी हैं, कुछ इजाफी कैप्सूल्स के लिए और कुछ मुस्तकिल तौर पर पार्किंग, ताकि इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई मसला दरपेश हो तो ये लाइफ बोट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सके। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन अब तक बनाया जाने वाला सबसे बड़ा खलाई स्टेशन है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स ज़मीन तक महफूज तरीके से पहुंच सके। ये ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर है। ज़मीन से इसे टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। अगर आप हकीकी ज़िंदगी में किसी चीज़ से इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो समझ लें कि ये बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन बुर्ज खलीफा की बुनियाद जितना चौड़ा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कुल वज़न 4,60,000 किलोग्राम है। ये 380 कारों या 25 मुसाफिर बसों के वज़न के बराबर है। लेकिन सवाल ये है, इस तरह एक भारी और बड़ा ISS सिर्फ 2 मॉड्यूल से खला में चला गया और इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ा गया। एक मॉड्यूल अमेरिका ने और दूसरा रूस ने 1992 में बनाया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका और रूस ने एक दूसरे के साथ मिलकर खला में बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन बनाने का फैसला किया। पहले रूस ने जारिया नामी मॉड्यूल खला में भेजा और इसके बाद अमेरिका ने अपना यूनिटी भेजा। यूनिटी ने 27,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज़ की। 20 नवंबर 1998 को सुबह 6:40 पर ये दोनों मॉड्यूल ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर एक दूसरे से जुड़ गए और इसके बाद से गुज़िश्ता 26 सालों में दुनिया भर के इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने अपने मॉड्यूल्स बनाए और इन्हें रॉकेट के ज़रिए खला में भेजा, और आज अमेरिका और रूस के अलावा यूरोपियन यूनियन और जापानी मॉड्यूल भी सन 2000 से लेकर आज तक इससे जुड़े हुए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 24 साल से कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें ये खाली हो। इसमें हर वक्त कोई न कोई मौजूद रहता है। एस्ट्रोनॉट्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो तमाम सहूलियात इसमें मौजूद हैं जो किसी भी सुपर स्ट्रक्चर में मौजूद होनी चाहिए, जिनमें से ऑक्सीजन सबसे अहम है। एक इंसान बग़ैर खुराक और पानी के तकरीबन 3 हफ्तों तक ज़िंदा रह सकता है। ऑक्सीजन के बगैर 3 दिन तक ज़िंदा रहता है और ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर सिर्फ 3 मिनट तक ज़िंदा रह सकता है, जहां सांस लेने के लिए ना तो माहौल है और ना ही ऑक्सीजन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एस्ट्रोनॉट्स को ताज़ा ऑक्सीजन फराहम करना है। एक एस्ट्रोनॉट ISS पर तकरीबन रोज़ाना का 22 किलो ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। 9 खलाबाजों के लिए रोज़ाना तकरीबन 200 किलो ऑक्सीजन फराहम करना हकीकत में एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए ज़मीन से रॉकेट आने तक ऑक्सीजन की फराहमी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि एस्ट्रोनॉट्स ज़िंदा रह सके। आज टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि ज़मीन से ISS तक ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ 6 घंटों में मुमकिन है। लेकिन शर्त यह है कि रॉकेट कामयाबी से लॉन्च हो जाए। ये अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए $200 मिलियन लागत आती है। इसलिए 50 करोड़ रुपए की खुराक और दीगर सामान कई महीनों में एक बार भेजा जाता है। लेकिन रोज़ाना 200 किलोग्राम ऑक्सीजन की तलब को पूरा करने के लिए रॉकेट का बार बार इस्तेमाल काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी ऑक्सीजन खुद बनाता है। इसमें एक छोटी मशीन नस्ब है जो पानी के अलावा कुछ नहीं बनाती। जब बिजली पानी से गुजरती है तो ये 2 हिस्सों में टूट जाता है।
मस्बत इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बुलबुले होते हैं और मनफी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस के बुलबुले जमा होते हैं। अब अगर यही तजुर्बा ज़मीन पर किया जाए तो ये बुलबुले खुद ब खुद पानी से अलग हो जाते हैं, लेकिन खला में कशिश शकल नहीं होती। गैस का वज़न पानी के बराबर यानी 0 होता है। अब ऑक्सीजन गैस को पानी से अलग करने के लिए इस मशीन को दायरे में घुमाया जाता है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, जो घूमने के लिए मसनूई कशिश शकल का काम करती है। इसकी वजह से पानी अतराफ में चला जाता है और ऑक्सीजन दरमियान में रह जाती है। मशीन खुद ही इसे जमा करके एक कंटेनर में डाल देती है। खारिज होने वाली हाइड्रोजन गैस को एस्ट्रोनॉट्स की सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोबारा पानी बनाकर छोड़ दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ऑक्सीजन बनाना अपने आप में एक बड़ा काम है, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज है ऑक्सीजन को महफूज करना, क्योंकि अगर खलाई स्टेशन में एक छोटा सा भी सुराख पैदा हो जाए तो इसके नताइज बहुत भयानक होंगे। ये 1 सेकंड के अंदर अंदर फट जाएगा और बिखर जाएगा। सैकड़ों छोटे और बड़े मेटेओराइट्स की वजह से सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने आप को 27,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। ये इतनी रफ्तार से इसके करीब आता है कि अगर आप बहरुल काहिल से उड़ान भरें तो आप सिर्फ 25 मिनट में बहरुल काहिल को अबूर कर सकते हैं। एक कमर्शियल तैयारे को ऐसा करने में तकरीबन 13 घंटे लगते हैं। अगर ये रेत के एक ज़र्रे के साइज़ के मेटेओराइट से टकराता है तो ये 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दरख्त से टकराने की तरह होता है। 2012 में नासा मिशन कंट्रोल की तरफ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अमले को बताया गया कि कोई खलाई शटल सीधा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ आ रही है। इन्हें सिर्फ 6 मिनट पहले बताया गया था। ये खलाई मलबा बगैर छुए ISS के बहुत करीब से गुजर गया, लेकिन ISS इस बार खुशकिस्मत रहा। लेकिन ये इसकी बुलेट प्रूफ तय है जो गुज़िश्ता 26 सालों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हिफाजत कर रही हैं। लेकिन अगर कभी कोई बड़ा मेटेओराइड रास्ते में आ जाए तो क्या होगा? यहाँ तक कि ISS की बुलेट प्रूफिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़मीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल करने वाला अमला आने वाले मेटेओराइड्स के मकाम का अंदाज़ा लगा लेता है, तो इस सूरत में ISS में नस्ब छोटे थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके इसकी रफ्तार को तब्दील किया जाता है। लेकिन ये थ्रस्टर्स रॉकेट के ईंधन पर चलते हैं और ISS के पास ये ईंधन बहुत कम मिकदार में होता है। इसमें एक मैकेनिज़्म नस्ब किया गया है जो कि 4,60,000 किलोग्राम वजनी ISS की सिमत को बग़ैर किसी रॉकेट के ईंधन के आसानी से तब्दील कर सकता है। इसके मरकज़ में छोटे डब्बे नस्ब हैं जिन्हें कंट्रोल मोमेंट गायरोस्कोप यानी CMG कहा जाता है, लेकिन ये फुटबॉल के मैदान की तरह बड़े हैं। ISS की सिमत को तब्दील कैसे किया जाता है? इन डब्बों के अंदर फ्लाई व्हील लगाए गए हैं जो 6,600 राउंड फी मिनट की रफ्तार से घूमते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ट्रेन के पहिए ऊंची रफ्तार से घूमते हैं। अगर फ्लाई व्हील बहुत तेज़ी से घूम रही है तो ISS की सिमत ज़्यादा बदल जाएगी और जिस सिमत में ISS होगा ये इसी सिमत में घूमेगा। अगर ISS को मुखालिफ सिमत में घुमाया जाए तो इन फ्लाई व्हील को भी शमसी तवानाई की मदद से घुमाया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नस्ब सोलर पैनल्स की बात करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सोलर पैनल्स हरकत पजीर हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन के गिर्द इतनी तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि यहाँ सूरज दिन में 16 बार तलू होता है और सूरज तलू होने के वक्त भी अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलता है। अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो ये सही तरीके से बिजली पैदा नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि ये सोलर पैनल अपना रुख हमेशा सूरज की तरफ रखते हैं। ये इतनी बिजली पैदा करते हैं कि हम ज़मीन पर इससे 110 एयर कंडीशन बआसानी चला सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात करने के लिए बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर बहुत सी लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं जिनमें ज़्यादातर तजुर्बात इंसान पर किए गए हैं। मकसद सिर्फ ये है कि जब इंसान मरीख या डीप स्पेस में जाएंगे तो इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जबकि ISS ज़मीन से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर है। लेकिन जब इंसान मरीख पर जाएगा तो वहाँ से कोई सहारा नहीं मिलेगा और ना ही वापसी का रास्ता इतना आसान होगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।